कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज आपके सामने फिर एक नया टॉपिक और वह है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनसंख्या। इसको जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप वो सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से इलैबोरेट करने की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस समय भारत की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो 137 करोड़ है। अप्रैल तक 137 करोड़। और यूएनओ ने बताया है कि लगभग इस साल के मध्य तक हमारी जो जनसंख्या है भारत की, वो करीब करीब 138 करोड़ हो जाएगी। और जो वृद्धि दर है वो 1.1 प्रति वर्ष है। अर्थात हम हर साल लगभग ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जनसंख्या को अपने देश की जनसंख्या में जोड़ लेते हैं, है ना? वंडरफुल। ऐसा लगता है कि अगर हर साल लगातार ऐसे ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया जैसा देश हमारे साथ जुड़ता रहा तो कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला और वो भी चाइना को कॉम्पिटिट करके आगे बढ़ जाएगा। शायद वो विश्व में प्रथम हो जाएगा, जो इस समय द्वितीय स्थान पर है। हमारे देश की जनसंख्या को जानने के लिए उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म को, उसकी संरचना को जानना भी जरूरी है। पूरे भारत में अगर हम थोड़ा सा जनसंख्या की संरचना पर ध्यान दें तो आइए सबसे पहले हम लिंग की बात करें, यानी सेक्स रेशियो। वैसे हमारे देश में जो रेशियो है वो इम्बैलेंस है, असंतुलित है। वो कैसे? वो देखिए इधर 924 यानी 1000 अगर पुरुष हैं तो 924 स्त्रियां हैं। ऐसे समाज में जहां स्त्री और पुरुष बराबर बराबर होते हैं, दोनों बराबर लगभग बराबर होते हैं, तो ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश अच्छे, प्रगतिशील और सभ्य, कल्चर्ड माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब असभ्य हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सही है कि हमारे देश में ये इम्बैलेंस है। कारण क्या है उसको भी जानेंगे हम कि वजह क्या है कि इतना ज्यादा हम इम्बैलेंस उसमें है, असंतुलन है। अब देखिए, ये जो 924 का आंकड़ा हमने बताया है, 1000 पुरुष पर 924 स्त्रियां, लेकिन सारे राज्यों में ऐसा नहीं है। अगर केरल में देखें तो केरल में आप देखिए करीब करीब 1048 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। पौंडीचेरी 1037 है महिलाएं पुरुष पर। तो जिन भी राज्यों में, जिन क्षेत्रों में जहां पर भी लगभग संतुलन बना रहेगा, वो क्षेत्र ज्यादा तरक्की वाला होगा, ज्यादा विकसित होगा हर मामले में। इधर हम जब देखते हैं कि ये देश बहुत सारे, इवन पंजाब को देखिए, हरियाणा को देखिए, तो यहां पर तो सेक्स रेशियो और भी ज्यादा इम्बैलेंस्ड है। यहां पर पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं की संख्या कम। कारण क्या है? और ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अल्ट्रासाउंड करके जो देखना होता है कि साहब उसमें महिला के पेट में, गर्भ में बच्चा मेल है या फीमेल है, और बहुत सारे लोग फीमेल नहीं चाहते, बिकॉज दिस सोसाइटी इज मेल डोमिनेटिंग। ये पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है, उसकी वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे लोग गर्भ में पल रहे जो फीमेल शिशु है उसको लोग खत्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बुराई है जो भारत में यद्यपि इस पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन अब आप देखें उसके बाद अगर बहुत सारी चीजें हैं उस पर ध्यान एक एक करके पॉइंट्स पर आइए। साक्षरता एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है संरचना के अंतर्गत।
अगर साक्षरता को देखें तो हमारे देश में एक तरह से पूरी जनसंख्या का जो आकार है उसकी 74% जनसंख्या लिटरेट, पढ़ी लिखी है, साक्षर है। साक्षर उसे कहते हैं इसके अंतर्गत 7 वर्ष से लेकर ऊंचे जितने भी उम्र तक के लोग हैं मैक्सिमम, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अभी हमारे देश में साक्षरता का दर कितना कम क्यों है? हालांकि और पहले, आज से 50 साल पहले, ये साक्षरता का दर बहुत कम था। अभी हमने इसको और भी ऊपर कर लिया है, लेकिन फिर भी इसमें केरल, वहां के 94% लोग लिटरेट हैं, साक्षर हैं। वहीं बिहार को देखिए, वहां केवल 64% लोग साक्षर हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा असंतुलन। जो प्रदेश जितना ज्यादा साक्षर होगा उतनी ही तरक्की वाला होगा। बिहार को देख लीजिए, 64% लोग साक्षर हैं। नेचुरली वहां पर लोग आज भी कम डेवलप्ड हैं, कम विकसित हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर विकास की कोई धारा नहीं बह रही है, ऐसा नहीं है, बट वो कुछ शहरों तक सीमित है। लेकिन पूरे बिहार को देखें तो उसका विकास आज भी दूसरे यानी अन्य राज्यों से कम है। इसके बाद आप देखिए व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना में हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे। आज से अगर 50-60 साल पहले अगर आप इतिहास में जाएं तो करीब करीब 80% भारत की जनसंख्या बिल्कुल कृषि कार्य में लगी हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की हुई, विकास हुआ इसमें, और लोग कृषि के तरफ से धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ आने लगे, अर्थात निर्माण उद्योग की तरफ आने लगे। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि हम जितने कृषि कार्य में थे तो कृषि कार्य में नेचुरली हम उतना अधिक प्रॉफिट नहीं पाते, लाभ हमारा कम होता है। जब लाभ कम होगा तो हमारे पास जो पूंजी निर्माण की जो व्यवस्था है वो भी कम होगी, तो हमारा जीवन स्तर भी कम होगा, तो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम यानी कृषि से बढ़ करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएंगे, सर्विसेज की तरफ आएंगे, तो हमारे जीवन का स्टैंडर्ड है, हमारे जीवन का जो एक स्तर है वो ऊंचा होगा। अब इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें करीब करीब 44% लोग कृषि कार्य में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और करीब 25% लोग निर्माण उद्योग में जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे ये कृषि से परसेंटेज गिर रहा है निर्माण उद्योग की तरफ। आप चाहे यूएसए को देख लीजिए, चाहे इंग्लैंड को देख लीजिए, चाहे जापान को देख लीजिए, चाहे फ्रांस को देख लीजिए, ये सारे विकसित देश, इनके पास कृषि में कार्यरत जनसंख्या कम है और निर्माण उद्योग में अधिक है। यही कारण है ना, वो विकसित देश है, हम अभी विकास कर रहे हैं। इसलिए एक सिग्निफिकेंट पॉइंट, एक अच्छी बात यही है कि हम लोग कृषि से थोड़ा थोड़ा निर्माण उद्योग की तरफ, निर्माण के साथ साथ हम थोड़ा सेवाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आइए धार्मिक संरचना। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और पहले की हिस्ट्री पर जाना होगा। 1947 का वो दिन, वो वर्ष जब हमारा देश आजाद हुआ, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा पाकिस्तान के रूप में चला गया। और पाकिस्तान के रूप में जाने का मतलब वहां पर मुस्लिम ज्यादा थे। एक और डिवीजन हुआ हमारे भारत का, वो बांग्लादेश के रूप में 1971 में, वहां पर भी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा उधर चला गया। अर्थात इस समय अगर देखा जाए तो भारत में 80% हिंदू और लगभग 14% से कुछ अधिक मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, और अलग अलग मतावलंबी यहां पाए जाते हैं। तो मुसलमानों का जो ये परसेंटेज है, इसमें बड़ी बात आपने समझी, डिवीजन ऑफ द कंट्रीज, जो दो पार्ट हो गए इसके अलग अलग, जो एक पश्चिमी पाकिस्तान था
और एक पूर्वी पाकिस्तान था। ये बल्क थे, एक बड़े बड़े जगह थे, क्षेत्र थे जिसमें मुसलमानों की आबादी अधिक थी। अगर ये डिवीजन नहीं हुआ होता तो शायद मुसलमानों की जनसंख्या यहां पर 40% के आसपास होती, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। लेकिन ये धार्मिक जो हमने कंस्ट्रक्शन बताया, आपको संरचना बताई, उसमें हिंदू अधिक हैं, दूसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं, और फिर इसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं और डिफरेंट धर्म के मानने वाले लोग। अब आइए आयु से संबंधित, आयु, एज पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर आप देखें तो हमारे देश में शून्य से, यानी जो बच्चा पैदा होता है उस एज से लेकर के 25 साल के अंदर के लोग लगभग 50% हैं, 50%, 50%। और हमारे देश में जो बूढ़े लोग हैं, जो 65 से ऊपर के लोग हैं, वो लगभग 7% हैं। इसका मतलब हुआ कि 50% वो, 7% ये, मिलकर 57% हो गए। तो 57% की जनसंख्या उन लोगों पर आश्रित है जो यंग हैं, अर्थात जो करीब करीब 43% लोग हैं, वो ये 57% लोगों को लेकर अपने कंधों पर चल रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके मेडिसिन की व्यवस्था, उनके एजुकेशन की व्यवस्था, उनके हर चीज की जो जरूरत है पूरे इंसान के लिए, पूरे मानव के लिए, वो सारी जरूरतें पूरी करने के लिए ये लोग ही करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कभी कभी लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे देश में ये जो जनसंख्या है आखिर इतनी क्रियाशील क्यों नहीं है। हमारे देश में पॉलिसी भी कुछ ऐसी है, कुछ एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है, अर्निंग हमारे देश में अभी महिलाएं अभी कम भाग लेती हैं व्यवसाय में। यस, थोड़ा बहुत महिलाएं भी व्यवसाय में आ गई हैं, बहुत सारी सर्विसेज में आ रही हैं, लेकिन अभी भी हमारा देश यहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा अभी ऊपर उठा नहीं है काम करने के लिए। इसलिए जो वर्किंग कैपेसिटी है या कार्यशील जनसंख्या है, जो एक्टिव पॉपुलेशन है, वो कम है। यही कारण है कि हमारे देश में अभी भी गरीबी है और अभी हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। तो ये आयु में महत्वपूर्ण चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि कार्य करने वाले कम और आश्रित लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से हमारे देश में अभी भी बहुत कमी है, विकास के रास्ते अभी बहुत चुनने हैं। अब आइए हमारे देश की जनसंख्या का घनत्व और उसका वितरण। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और आप सब आसानी से समझ जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा मैप के ऊपर आइए, देखिए 3 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये बंगाल, 3 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य जो हाईली पॉपुलस है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, बहुत अधिक जनसंख्या है। यहां पर घनत्व भी बहुत अधिक है, करीब करीब 1000 के आसपास प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में 1000 व्यक्ति, अच्छी खासी जनसंख्या हो गई। कारण क्या है? What is the reason behind it? Yes, look at. देखिए, उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का पूरा का पूरा मैदान उसमें गंगा, जमुना और ढेर सारी नदियों के द्वारा फैलाई गई मिट्टी का क्षेत्र, जहां कृषि का एक बहुत विशाल मैदान बन जाता है। तो कृषि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहां पर फसलें बहुत अच्छी पैदा होती हैं, फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अब आप ये भी देखें कि वहां पर क्या उद्योग धंधे नहीं होंगे? यस, होंगे, क्योंकि वहां पानी की उपलब्धता है, यातायात के साधन हैं, लोग अधिक हैं, तो सारे लोग मिलकर के इंडस्ट्रीज भी होंगी। तो जब रोजी ये 2 चीज मिल गई आपके सामने,
तो आप क्यों नहीं रहेंगे वहां पर? तो जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, तो इसलिए भी है कि यहाँ पर कृषि और उद्योग धंधों की विशालता है, बड़ा चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए ऐसा है संभव कि यहाँ पर ढेर सारे क्षेत्र बहुत ज्यादा फैले पड़े हैं जनसंख्या से। बंगाल में भी देख लीजिए, कृषि बहुत अच्छी है, एक साल में 3-3 फसलें वो चावल की, धान जिसे कहते हैं, उसको ले लेते हैं। बिहार में, बिहार और उसका डिवीजन किया हुआ एक हिस्सा, झारखंड का हिस्सा, वो भी औद्योगिक हिसाब से देखें तो वहां पर भी ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोटी रोजी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, इसलिए वहां जनसंख्या बहुत अधिक है। यस, ये हाईली पॉपुलस क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या ज्यादा है। मध्यम में अगर आप देखना चाहें तो 2-3 राज्य, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप सब कि 2-3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसमें, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद आप देखिए इधर कर्नाटक है, फिर जाएंगे आप आंध्र प्रदेश है। ये सारे जो राज्य हैं ये एक तरह से देखें तो मध्यम यहां पर जनसंख्या पाई जाती है। क्यों ऐसा है? देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र जब कृषि का होगा तो ज्यादातर लोग कृषि के कार्य में लगे रहेंगे, लेकिन केवल उद्योग धंधे रहेंगे तो उद्योग धंधों के लिए भी लोग जाते हैं, लेकिन प्राइमरी चीज ये होती है, जो पहली चीज होती है वो होती है भोजन। तो भोजन जिसे प्राप्त होता है तो पहले कृषि का सहारा वो लेता है, तब कृषि से वो जाता है उद्योग धंधों की तरफ, उद्योग धंधों से जाता है वो सेवाओं की तरफ, तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए, इन जगहों के बाद भी उसमें कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे मुंबई है, इस अहमदाबाद, इस सूरत है, अहमदाबाद है, भड़ोच है, इस तरह से कई नगर ऐसे हैं जो हाईली पॉपुलस है, बहुत ज्यादा घनत्व वाले हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मध्यम है। यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र बहुत बड़ा पाया जाता है, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो। यहाँ पर कपास की कृषि के लिए मिट्टी बहुत अच्छी काली मिट्टी मिलती है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग बहुत मशहूर है यहाँ। तो इसलिए लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। फिर अंत में आइए निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र। देखिए, निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र को जानने के लिए आप जानते हैं, इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने बताया था कि वो जगह जहां पर जलवायु मनुष्य के लिए बहुत अधिक सुगम न हो, बहुत ही उसके साथ यूं कह लें कि कॉम्पैक्ट ना हो पाए, उसके साथ एक तरह से जोड़ न संबंध स्थापित हो पाए, क्योंकि जलवायु एक ऐसी चीज है, उसमें पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें वहां की रिलीफ है, जो बनावट है, इन सबको देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वहां पर जनसंख्या कम निवास करे या ज्यादा निवास करे। नेचुरली आप देखिए, उत्तर पूर्व के ये जो भाग है, उत्तर पूर्व के पहाड़ी भाग, उत्तर पूर्व के पहाड़ी भाग, इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ों पर आबादी कम होती है, क्योंकि वहां कृषि के साधन कम होते हैं, उद्योग धंधे भी कम होते हैं, तो नेचुरली वहां पर जनसंख्या कम होगी। इसके अलावा अगर आप देखें, राजस्थान को देख लें, या फिर जम्मू कश्मीर को देख लें, या फिर मध्य प्रदेश को देख लें, इन स्थानों पर भी जनसंख्या कम है, क्योंकि वहां पर रिलीफ या जिसको उच्चा वचन उतना मानव के अनुकूल नहीं है, या वहां की मिट्टियां उतनी अनुकूल नहीं है, या वहां पर जलवायु बहुत अच्छी ना होने के कारण मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता कि वहां पर लोग रहें, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में मनुष्य रहना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि उसका एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन भारत में ये 3 जो जगह हमने बताई है, पहले सबसे हाई पॉपुलस, उसके बाद उससे कम, उसके बाद इस समय अगर ओवरऑल इंडिया की जो पोजीशन ले लें तो उसमें देखिए इस समय 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। यह है आपका पूरे भारत का ओवरऑल एवरेज जो घनत्व है। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारी ये जनसंख्या आज जो देश में है, ये
क्या हमें कुछ परेशान कर रही है? हाँ, थोड़ा सा हम इस पर चिंतित हैं, क्योंकि अगर लगातार ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हमें आने वाले समय में स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा, सफाई, भोजन, खनिज पदार्थों का वितरण, निर्माण, उद्योग में अपनी शमूलियत या अपने सम्मिलित होना, पूंजी निर्माण, ये सारी चीजें कम होने लगेंगी। हम जैसे जैसे आबादी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सारी चीजें कम होती जाती हैं। तो जब कम होंगी तो हमारा विकास कैसे होगा? विकास तो कम होगा ना। अन्य देशों में देख लीजिए, जहां पर हमने बताया था पहले कि फ्रांस को देख लीजिए, वहां पर अमेरिका को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। इन सारे लोगों का क्या है, ये लोग कृषि वाले हिस्से में कम सम्मिलित हैं और निर्माण उद्योग, सेवाओं में अधिक लगे हुए हैं, इसलिए वो विकसित हैं। हमारे देश में अभी भी कृषि का कार्य हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, लेकिन अभी उतना साइंटिफिक, अभी उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना हम ले सकें। अब आप ही बताइए कि हमारी जनसंख्या इतनी अधिक हो जाए तो क्या हमारे देश में हम सब के लिए, हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये अच्छा होगा? तो हमारी अर्थव्यवस्था भी जो कभी कभी तेजी से गिरने लगती है या हम संभाल नहीं पाते हैं उसको या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जो जनसंख्या है उस पर भी कंट्रोल करें। अगर हम इस पर नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कंट्रोल में नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हुए हमें सबको प्रण लेना होगा। वी हैव टू प्लेज कि हम अपनी जनसंख्या के लिए कम से कम जनसंख्या रखें। इससे यह होगा, देश का विकास होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही एक छोटी सी एक सिनेरियो उसका छोटा सा जो हमने अभी आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा या समझ में बात आई होगी। हाँ, अगर नहीं बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।